नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भारतीय संविधान की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग एक के बारे में, क्योंकि भाग एक में ही भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपको पता ही है कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो 22 भाग में जो आपका पहला भाग है वो है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल के अनुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद ए में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कौन कौन होंगे? इसमें देखिए, राज्यों का राज्य क्षेत्र शामिल होगा, पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएंगे, वो शामिल किए जाएंगे। तो ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो राज्यों का एक संघ होगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक संघ का निर्माण करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और उस संघ में कितने प्रकार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे वो बात भी बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है वो शामिल होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब राज्य हैं। तो इन राज्यों का राज्य क्षेत्र भी भारत संघ में शामिल किया जाएगा। साथ साथ पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें पहली जो अनुसूची है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई। तो उसमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट, तो वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों को भी भारत संघ में जो है स्थान मिलेगा। साथ ही साथ इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किया गया है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी इसमें शामिल होंगे। अर्जित किए जाने का मतलब ये है कि कोई अन्य देश भारत को कोई क्षेत्र सौंपता है तो वो भी भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा, या फिर कोई अन्य राज्य क्षेत्र भारत की अधीनता स्वीकार करता है तो उसको भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे पर्पज यही है कि जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, डिटेल में उसको डिस्कस किया जाए, राइट। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा, राज्यों के संघ का क्या मतलब होता है। देखिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर संघात्मक प्रणाली भी होती है, एकात्मक प्रणाली भी होती है, और परिसंघात्मक प्रणाली भी होती है। तो भारत क्या है? एक संघ है, ठीक है, फेडरेशन है। तो इसका क्या मतलब है? भारत देखिए, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा। यहां पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसका क्या मतलब है, इसको आपको समझना पड़ेगा। विनाशी राज्यों का मतलब ये है कि जो भारत में जो राज्य होंगे, जैसे कि सपोज दैट उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो ये जो राज्य है वो विनाशी होंगी। इनका विभाजन किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है, इनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और ये सब केंद्र सरकार कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ का मतलब ये हुआ कि जो राज्यों को मिलाकर जो संघ बनेगा वो अविनाशी होगा, उसको जो है हटाया नहीं जा सकता है, ना उसका विभाजन किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, राइट। तो भारत में जो राज्य हैं वो कैसे हैं? विनाशी हैं, ठीक है, विनाशी हैं, और उनसे जो संघ बनेगा वो अविनाशी संघ होगा। आप देखते भी होंगे कि जैसे कि उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड राज्य बना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो इन राज्यों का क्या किया गया है? विनाश किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका विभाजन किया गया है, राइट। तो ये विनाशी राज्य हैं, लेकिन जो संघ बनेगा यानी कि अखंड भारत बनेगा वो कैसा होगा? अविनाशी संघ होगा। तो ये जो लाइन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, क्योंकि जो यूएस की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करेंगे, तो यहाँ पे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यूएसए क्या है? अविनाशी राज्य। यहाँ पे विनाशी शब्द नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? अविनाशी शब्द होगा। अविनाशी का मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो राज्य हैं वो भी अविनाशी हैं। राज्यों की सहमति के बिना, उनकी इच्छा के बिना वहां का जो केंद्र है, जो संघ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी राज्य का विभाजन नहीं कर सकती है, नाम भी बदल सकती है, ना ही किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो वहां के लिए जो फ्रेज प्रयुक्त होता है, वहां के लिए जो लाइन प्रयुक्त होती है कि अमेरिका
अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि संघ तो वहां पर भी अविनाशी है लेकिन जो राज्य है वो भी अविनाशी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के राज्यों का विभाजन या उसका विनाश किया जा सकता है। तो इसलिए भारत में कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। कैसा संघ होगा मैंने आपको बता दिया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। और संघ में कौन सी चीजें शामिल की जाएगी, तो ये जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ये सब संघ में शामिल होंगी, राइट। तो आई होप आपको अनुच्छेद 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। इसका क्या मतलब है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का क्या अर्थ है? इसके देखिए दो अर्थ हैं। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब यह है कि इसमें नए जो राज्य हैं उनको संघ में शामिल करने की शक्ति दी जाएगी। नए राज्य का मतलब यह है कि अभी तक वो भारत का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं थे लेकिन अब वो भारत में शामिल किए गए हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि पहले पुदुचेरी, दमन दीव, गोवा ये सब भारत में शामिल नहीं थे, कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के अधीन थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इनको इंडिया यानी कि अखंड भारत में शामिल किया गया है। तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हम इसको कह सकते हैं कि शामिल किया गया है, क्योंकि उसमें नए राज्यों को संघ में शामिल करने की बात की गई है, राइट। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना का भी भारत सरकार को अधिकार है। स्थापना का क्या मतलब होगा? स्थापना का मतलब यह होगा कि ऐसा कोई राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो अभी भारत के संरक्षण में है, राइट, बाद में उसको पूर्ण रूप से भारत में शामिल करने का भी अधिकार है। पहली जो बात है वो ये है कि पहली बात में कहा गया है, पहली लाइन में कहा गया कि वो अभी भी भारत का किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा बन सकता है। जो दूसरी लाइन में कहा गया है इसका मतलब है कि भारत के संरक्षण में है फिर भी वो भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। सपोज दैट इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसे कि सिक्किम है। सिक्किम पहले वहां पे चोग्याल शासक था, वो जो है भारत के अधीन काम कर रहा था, राइट, लेकिन वहां की जनता ने त्रस्त होकर उसके विरुद्ध एक तरह से विद्रोह किया तो भारत ने अंततः चोग्याल शासन का क्या कर दिया, अंत कर दिया और सिक्किम को भारत में मिलाया गया, राइट। तो इस तरह से नए राज्यों की भी इसमें स्थापना का अधिकार दिया गया है, राइट। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का इसमें प्रवेश होगा और स्थापना की जाएगी जो कि अब तक इंडिया में शामिल नहीं थे, राइट। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान इसमें किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में अभी जो राज्य हैं उनसे विभाजन करके जब कोई नया राज्य बनेगा तो इसका मतलब होगा कि इसमें नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले उत्तराखंड राज्य का नाम क्या था, उत्तरांचल राज्य था। तो उत्तरांचल की जगह अब क्या किया गया है, उत्तराखंड किया गया है, ठीक है। उड़ीसा की जगह ओडिशा किया गया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होती है, नाम में परिवर्तन होते हैं। तो ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी वो आपको समझनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु है, आपको समझना चाहिए कि राज्यों का अगर नाम बदलता है, सीमा बदलती है, क्षेत्र बदलता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए इसकी प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से ऐसा कोई भी कानून नहीं बदल सकती है कि वो राज्य की सीमा या क्षेत्र में बदलाव कर सके। इसके लिए संसद ही जिम्मेदार है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाएं हैं, नाम है, उनमें जो परिवर्तन होता है तो इसमें संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। तो इसमें कई चरणों से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे कि किसी भी राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की जो सीमा है उसको बदलने के लिए कोई भी जो बिल संसद में पेश किया जाता है वो तभी पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। ये बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश करना इसके लिए अनिवार्य है, राइट। और विधेयक द्वारा यदि किसी भी राज्य के क्षेत्र में या नाम में या सीमा में परिवर्तन होने वाला जो प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति को उस विधेयक या उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना भी होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन होता है तो वो जो विधेयक है वो संसद में पारित होने से पहले, संसद में पहुंचाने से पहले राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य की, जिस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन हो रहा है,
उसकी विधानसभा या विधानमंडल में, जो भी अगर द्विसदनी है तो द्विसदनी के तहत विधानमंडल कह सकते हैं, उसको भेजना पड़ेगा और उसकी जो है एक प्रक्रिया होती है, उसकी जो प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये बात है कि कोई भी जो राज्य विधानमंडल है वो सिफारिशें अगर भेजता है तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपने अनुसार काम कर सकता है, इसके बाद ही साधारण बहुमत के द्वारा काम हो सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा नाम या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राइट। अच्छा, ये दूसरा जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यों के नाम, सीमा और उसके राज्य क्षेत्र को बदलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, साधारण बहुमत द्वारा होगी, साथ ही साथ राष्ट्रपति की सिफारिश से ही होगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल में एक प्रस्ताव भेजना होगा और उस प्रस्ताव का अनुमोदन उस राज्य सरकार अगर करती है तो भी ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के पास कोई दबाव नहीं है, वो किसी भी तरह से राष्ट्रपति पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया है। और ये भी समझ सकिए कि साधारण बहुमत से ही राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या संसद कोई भारतीय राज्य क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है। देखो, पिछले अनुच्छेद 2 में हमने बात की थी कि जो क्षेत्र भारत के अभी नहीं है वो भारत के अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 3 के तहत एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या संसद कोई भारतीय राज्य क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इससे संबंधित कुछ विवाद रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है उसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए, सन 1960 में एक महत्वपूर्ण मामला आया था जिसको बोलते हैं बेरुवाड़ी मामला, राइट। बेरुवाड़ी क्या था कि पश्चिम बंगाल के पास एक क्षेत्र था, एक जगह थी और वहाँ की जनसंख्या भी थी, लगभग 12,000 के आसपास जनसंख्या थी और थोड़ा सा क्षेत्र था। वो भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था। वो क्यों दिया जाना था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं थी वो ठीक नहीं थी। उनको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, एक समान सीमाएं करने के लिए कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को भारत को देने थे और कुछ क्षेत्र भारत द्वारा पाकिस्तान को देने थे। तो इसमें जो बेरुवाड़ी क्षेत्र था वो भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए जाना था, राइट। तो इसमें विपक्षी पार्टियों ने जो है राष्ट्रपति के पास मामला पहुंचाया, फिर मामला कोर्ट में भी पहुंचा कि क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकता है, साधारण बहुमत द्वारा दे सकता है क्या। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया कि जो है भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई क्षेत्र जो है किसको दिया जाए, किसी अन्य देश को दिया जाए। उसके लिए अनुच्छेद 368 368, अब आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 368 क्या है। 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत राज्य का, भारत क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संसद सामान्य विधि के द्वारा तो किसी क्षेत्र को अन्य देश को नहीं दे सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने के बाद ही वह किसी क्षेत्र को अन्य देश को दे सकता है। तो ये बात आप समझ के रखेंगे, राइट, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और भारत के पास ये सभी शक्तियां होनी ही चाहिए कि वो किसी क्षेत्र को ले सके और दे सके, लेकिन उसमें संविधान संशोधन करना जरूरी होगा, राइट। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। तो 4 के अनुसार क्या कहा है कि जो नए राज्यों का प्रवेश होगा या गठन होगा, जो अनुच्छेद 2 में बताया गया कि जो नए राज्यों का प्रवेश होगा जो अभी भारत के नहीं है लेकिन अब भारत के होने वाले हैं, तो वो अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है कि नए राज्यों की सीमा या नाम में जो परिवर्तन होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है अनुच्छेद 2 के तहत जो प्रक्रिया है और 3 के तहत जो प्रक्रिया है, उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो प्रक्रियाएं वो संविधान संशोधन करके नहीं होगी, साधारण विधि द्वारा ही इनको जो है संपादित किया जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो यानी कि किसी भी राज्य का विभाजन कर दीजिए, नाम बदल दीजिए, सीमा में परिवर्तन कर दीजिए, तो ये सब साधारण बहुमत द्वारा ही हो जाएगा, इसमें किसी विशेष बल की आवश्यकता नहीं है, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मूल संविधान था उसमें भारतीय संघ को 4 प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया गया था और वो 4 प्रकार के जो राज्य थे, भाग का, खा, गा और घा, इस तरह के राज्य थे, ठीक है। यानी कि अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत में 2 प्रकार के राज्य है, राज्य क्षेत्र है। एक तो मूल रूप से राज्य हैं और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। भाग का में जो राज्य थे
वो मूल रूप से ऐसे प्रांत थे जो 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम में उनको प्रांत कहा गया था। और भाग खा में बड़े आकार की देसी रियासतें रखी गई थी, जैसे कि हैदराबाद है या फिर मैसूर है। साथ ही साथ जो भाग गा था उसमें जो एक तरह से कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, राइट, उनको शामिल किया गया था। और भाग गा में जो विदेशों द्वारा अर्जित क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में 4 प्रकार की राज्य थे, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा, भाग का, खा, गा और घा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिंदु देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, क्योंकि ये भाग 1 के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है वो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया तो इसके बाद भारत में धर्म, जाति, भाषा, इसके आधार पर काफ़ी विभिन्नता थी। तो इस विभिन्नता के आधार पर कई प्रदेशों में, कई क्षेत्रों में भाषा के आधार पे जो है नए राज्य के गठन की मांग होने लगी थी। तो इस कारण राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए गए। तो सबसे पहला कौन सा आयोग बनाया गया, तो उस आयोग का नाम था धर आयोग, ठीक है। तो देखिए, जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया, राइट। और ये जो धर आयोग था वो भी एक तरह से भाषाई प्रांतीय आयोग था। और दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। और इसमें राज्यों का जो पुनर्गठन का जो आधार है वो भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा पर रखने की इसमें बात की गई थी। यानी कि धर आयोग की सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की बात को नकार दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इससे जनता संतुष्ट नहीं हुई और आगे चलकर तुरंत एक और आयोग का गठन करना पड़ा, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जेपीवी आयोग, ठीक है। तो सन 1948 में ही एक और आयोग जेपीवी आयोग का गठन किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जेपीवी आयोग है इसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारमैया और वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन 3 महान व्यक्तियों को इस आयोग में शामिल किया गया। और जेपीवी आयोग ने भी अपनी जो सिफारिशें रखी इसमें जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है उसकी मांग को देश की जो एकता है, देश की जो सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का जो निर्माण हो सकता है उसको इन्होंने भी कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, जेपीवी आयोग का गठन 1948 में किया गया था। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि भारत उस समय नया नया भारत बना था और उस समय जो देश में भाषा के आधार पर जो मांग थी, नए राज्यों के गठन की जो मांग थी वो बढ़ती ही जा रही थी, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि सन 1953 में ही एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनका निधन हो गया था। उन्होंने जो है उपवास रखा था, भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की उन्होंने मांग की थी। तो इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए तुरंत फिर 1953 में ही मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया और तेलुगु भाषी के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश सन 1953 में बना और किस आधार पर, भाषाई आधार पर। जब एक राज्य भाषाई आधार पर बन ही चुका था तो एक अच्छी तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से एक नए आयोग का गठन करने की मांग की गई जिसमें कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित स्पष्ट रूप से नियम हो। तो इसमें एक नया आयोग आता है फजल अली आयोग, ठीक। तो यहाँ पर नाम दिया है कि सन 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश है 1955 में सौंपी, राइट। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण से ही एक तरह से कई राज्यों में, कई अन्य अन्य जगह पर जो है नए राज्यों की जो गठन की जो मांग है वो बढ़ गई थी। इसी वजह से फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया, राइट। इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और फजल अली के अलावा 2 और सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ठीक, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने स्वीकार किया, यानी कि इस समिति ने, इस आयोग ने व्यापक रूप से स्वीकार किया कि जो है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो हो सकता है और किया जाना चाहिए, राइट। तो उन्होंने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को तो अस्वीकार किया, यानी ऐसा नहीं कि हर राज्य में कोई भाषा है तो नया राज्य बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जा सकता है, राइट। तो ये फजल अली आयोग को आप ध्यान रखेंगे और इससे सदस्यों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे, KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
और इसमें यह भी ध्यान रखेगा कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके बाद कितने राज्यों का, नए नए राज्यों का गठन हुआ है, तो उनको भी देख लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रमुख नए राज्यों के गठन की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 1975 में, इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में बना है। तो ये प्रमुख जो नए राज्य हैं उनका निर्माण किया गया है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है संविधान का भाग 1, और भाग 1 में जितने भी आर्टिकल थे उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। साथ ही साथ जितने भी और भी अदर क्वेश्चंस बन सकते थे, आयोग बन सकते थे, जो समितियां बन सकती थी, उनको भी डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप और एक्स्ट्रा में नहीं बन सकता है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उस संविधान के भाग 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।